वह रहस्यमय युवती। कालखंड के हिसाब से यह आज से 20 से 25 साल पहले की बात है। उस समय कंप्यूटर इतना व्यापक रूप से हर आदमी की पहुंच में नहीं था। धीरे धीरे कंप्यूटरीकरण हो रहा था। कार्यालयों, बैंकों आदि में धीरे धीरे कंप्यूटर लग रहे थे। इससे आप उस कालखंड का अंदाज लगा सकते हैं। आइए आपको उस समय में लिए चलता हूँ। हर दिन की तरह उस दिन भी कबीर मानिकपुरी अपने गांव की ओर लौट रहा था। कबीर लगभग 22 साल का नौजवान है जो शिवनाथ नदी के किनारे बसे हुए एक गांव झुमका में रहता है। उसने 12वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद भिलाई के एक कंप्यूटर कोचिंग में 2 साल का कंप्यूटर का कोर्स किया। गांव का बच्चा और कंप्यूटर कोचिंग, ये बिल्कुल अजूबा जैसी बात थी, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी राह खुद चुन लेते हैं। कबीर भी कुछ वैसी ही प्रजाति का था। उसकी प्रतिभा को देखकर कंप्यूटर सेंटर के लोगों ने कोर्स खत्म होते ही उसे जॉब ऑफर कर दी। ये कबीर के लिए बेहद खुशी की बात थी। वह एक गरीब परिवार से था। इस प्रकार से नौकरी मिल जाना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। कंप्यूटर सेंटर वालों ने उसके लिए 1500 रुपये की तनख्वाह तय की थी। उस समय के हिसाब से यह काफी अच्छी राशि थी। कबीर का काम सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होता था और लगभग 5:30 बजे उसकी छुट्टी होती थी। भिलाई से उसका गांव लगभग 7 किलोमीटर पड़ता था। कबीर काफी खुश था। जैसे जैसे जीवन में अनुकूलता आती जाती है, हम अगले चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो आप ये सोचते हैं कि काश कोई नौकरी मिल जाती। जैसे ही नौकरी मिल जाती है और आपकी जेब में पैसे आने लगते हैं तो आपके मन में यह विचार आता है कि कोई लड़की, लड़का या पत्नी, पति मिल जाती। ये स्वाभाविक समीकरण है जो लगभग सभी के ऊपर लागू होता है। कबीर भी इसका अपवाद नहीं था। कंप्यूटर क्लास में लड़कों की संख्या कम होती है और लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। उस समय यही ट्रेंड था। कबीर के साथ में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था मोनिका। मोनिका अच्छे परिवार से थी और शौकिया कंप्यूटर सीखने के लिए आई थी। कबीर और मोनिका के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। कबीर ठेठ देहाती किस्म का जीव था जो अचानक से कंप्यूटर के क्षेत्र में आ गया था। मोनिका काफी मॉडर्न परिवार से थी जो दिल्ली से भिलाई आई थी। देखने में वह बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको मेकअप करना अच्छी तरह से आता हो तो आप किसी को भी परी जैसा दिखा सकते हैं। मोनिका भी कुछ कुछ उसी श्रेणी की युवती थी। वह भरे पूरे बदन की गोरी चिट्टी लड़की थी और जब मेकअप करके निकलती थी तो देखने वालों की निगाहें उस पर अटक जाती थी। उसके साथ साथ उसका कपड़े पहनने का अंदाज भी काफी आधुनिक था। उस समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें उसमें से दिखती छलकती रहती थी जो लोगों को और आकर्षित करती थी। एक तरह से वह पूरे कंप्यूटर सेंटर में सभी के आकर्षण का केंद्र थी। प्रकृति का नियम है कि विपरीत चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बड़ी अजीब है जहां सारे लोग मोनिका की तरफ आकर्षित हुए पड़े थे। लेकिन सच है तो वही मोनिका मन ही मन कबीर को पसंद करती थी, जिसकी जानकारी कबीर को नहीं थी। कबीर अपनी धुन में मस्त रहता। उसे ऐसा लगता था कि मोनिका उसकी दुनिया की जीव ही नहीं है, किसी अन्य लोक से आई हुई है। इसलिए उसके साथ बातचीत तो हो जाती थी, लेकिन उसके आगे उसने कभी कुछ नहीं सोचा। समय इसी प्रकार से चलता रहा। दोनों ने 2 साल का कंप्यूटर का कोर्स एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कर लिया। उसके बाद कंप्यूटर सेंटर ने दोनों को जॉब ऑफर कर दी। कबीर का जॉब ट्रेनर के तौर पर था और मोनिका को काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। काउंसलर एक अंग्रेजी टर्म है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति कोर्स करने के लिए आया है या जानकारी लेने के लिए आया है,
उसको बात करके अपने सेंटर में कोर्स करने के लिए तैयार करना। यानी कि कुल मिलाकर यूँ समझे कि काउंसलर का काम है कि किसी भी प्रकार से वह सामने वाले व्यक्ति को कोर्स करने के लिए तैयार कर ले, ताकि उसके माध्यम से सेंटर को फीस मिल सके। उस समय चलन था कि काउंसलर के तौर पर आमतौर पर युवतियों की ही नियुक्ति की जाती। इसकी दो वजह है। पहला तो ये कि आमतौर पर जब सामने में महिला बैठी हुई हो और वह भी सुंदर और आकर्षक हो, तो कोर्स में दाखिला लेने या जानकारी लेने के लिए आने वाले युवक और उसके पिता दोनों का आधा ध्यान काउंसलर के ऊपर रहता। युवक सोचता रहता कि अगर इसे रोज देखने मिले तो मजा आ जाए, वही पिता सोचता रहता कि वाह कितनी सुंदर महिला है। अब इसके आगे की जो भी कल्पना है वह उस व्यक्ति विशेष की मानसिकता और उसकी कल्पनाशीलता के ऊपर निर्भर है। तो मोनिका को काउंसलर बना दिया गया और वह इस कार्य में बेहद सक्षम थी। उसे कोर्स और उससे संबंधित संभावनाओं की जानकारी भरपूर थी। वही बच्चे को इसके आगे अगर किसी प्रकार का कोर्स करना हो तो उसके तरीकों के विषय में भी बेहद सुंदर ढंग से बताना आता था। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि मोनिका बेहतर काउंसलर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। वह बुद्धि और सौंदर्य का एक अद्भुत मिश्रण थी। कबीर मानिकपुरी हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा था और उसकी अंग्रेजी ठीक वैसे ही माशा अल्लाह थी। आमतौर पर हिंदी मीडियम में पढ़े हुए बच्चों की होती है। जैसे कंप्यूटर के कोर्स में बहुत सारी चीजें इंग्लिश में सीखनी पड़ती है, जिसमें कबीर को ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और ऐसे समय में मोनिका उसकी मदद करती थी, जिससे दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। मोनिका के साथ रहते रहते कबीर भी बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना सीख गया। यानी कि आप यूं समझ सकते हैं कि एक देहाती आधा अंग्रेज बन चुका था। बाकी का काम कंप्यूटर सेंटर वालों ने पूरा कर दिया था। कंप्यूटर सेंटर में अगर आप जाएं तो आपको उस समय एक खास चीज जो दिखाई देती थी वह होती थी कि वहां के सारे टीचर एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनते थे और साथ ही टाई भी बांधा करते थे। इस प्रकार से हमारा कबीर बोलचाल के साथ ही कपड़ों में भी आधा अंग्रेज हो चुका था। गांव में भी उसका रुतबा बढ़ गया था, क्योंकि कंप्यूटर नया था तो कंप्यूटर जानने वाले को भी श्रद्धा और सम्मान की नजरों से देखा जाता था। कपड़ों का असर तो खैर था। मोनिका यूं तो काफी मॉडर्न थी, लेकिन अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के मामले में वह भी अन्य लड़कियों की तरह संकोच कर जाती थी। कबीर के पहल करने का तो कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए उन लोगों की दोस्ती तो बनी रही, लेकिन बात उससे आगे कुछ नहीं बढ़ी। कबीर जैसे जैसे अपने काम में आगे बढ़ता जा रहा था, सेंटर की तरफ से उसे कई नई नई चीजें भी सिखाई जा रही थी। उनमें से एक था बैंकों का कंप्यूटराइजेशन। यह वह दौर था जब कंप्यूटर धीरे धीरे बैंक के कामकाज में प्रयोग होने लगे थे। बैंक का काम बहुत श्रम साध्य नहीं होता, यानी आपको शारीरिक परिश्रम बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन मानसिक परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने दिन भर लेन देन किया और शाम के समय उस लेन देन का हिसाब करते समय 50 रुपये की दिक्कत आ जाए, तो जब तक वह 50 रुपये का हिसाब नहीं मिल जाता तब तक उस दिन की क्लोजिंग नहीं होती थी। इस काम में कई बार आधा आधा घंटे का समय लग जाता था। बैंक के काम लगभग एक ही टाइप के होते हैं, जैसे पैसा या तो निकाला जाता है या फिर जमा किया जाता है। यही दो मुख्य कार्य है जिनको बार बार किया जाता है। कंप्यूटर की खासियत यह है कि वह इन दोनों कार्यों को बड़ी आसानी से और एकदम सही ढंग से कर सकता है। आदमी और कंप्यूटर में अगर तुलना करें तो उनमें बहुत फर्क है। आदमी अगर जोड़ना घटाना करता रहे तो 100 बार हो सकता है सही जोड़ घटाना कर ले, लेकिन हो सकता है कि वह 100 पहली बार कुछ गलती कर जाए। उस गलती को फिर वापस ढूंढने के लिए उन सारे जोड़ों को फिर से चेक करना पड़ता है।
ये दिक्कत कंप्यूटर के साथ नहीं होती क्योंकि वह मशीन है, इसलिए उसके ऊपर थकान का असर नहीं पड़ता और थकान की वजह से उसकी गणना गलत भी नहीं होती। इसी वजह से धीरे धीरे सारे बैंकों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। कबीर के कंप्यूटर सेंटर के मालिक दो लोग थे। एक थे महेश ऑडिल और दूसरे थे विनोद बाजपेयी। दोनों दोस्त थे और दोनों ही इंजीनियर भी थे। महेश कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर थे और विनोद बाबू सिविल इंजीनियरिंग में। कबीर के रूप में उनको एक बहुत बढ़िया सहयोगी मिल गया था, जो कि बुद्धिमान भी था, कार्य कुशल भी था और बहुत ज्यादा सीधा भी। वह जो काम कर रहा था वह बड़े शहरों में करता तो शायद उसे इससे ज्यादा या दुगनी तनख्वाह मिल जाती। बैंक में सॉफ्टवेयर डालने का काम और वहां के कर्मचारियों को उसकी ट्रेनिंग देने का काम दोनों ही कबीर को सौंप दिया गया था। कबीर हफ्ते में 2 दिन बैंक में ट्रेनिंग देने के लिए जाया करता था। बैंक के काम में उसे कई बार देर भी हो जाती थी। वह भी वैसा ही एक दिन था। उस दिन लौटते हुए उसे काफी देर हो गई। रात गहरी हो रही थी। लगभग 9:15 बजे का समय हो चुका था। नौकरी मिलने के बाद उसे काफी इधर उधर घूमना पड़ता था, जिसको देखते हुए सेंटर की तरफ से उसे एक लूना TFR प्लस दी गई थी। यह एक मोपेड थी जो 50 सीसी की हुआ करती थी। इसमें सामने एक सीट होती थी और पीछे वाले को बैठने के लिए एक स्टील का प्लेटफॉर्म जैसा हुआ करती थी और कुछ साइकिल से थोड़ी और मोटी दिखाई देती थी। वह ऐसा समय था जब अधिकांश लोगों के पास गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। 100 में से 90 लोग साइकिल ही चलाते थे। लूना मिलना कबीर के लिए और भी खुशी की बात थी। वह उसे बहुत लगन से सजा कर रखता। उसी पर बैठकर वह वापस अपने घर की ओर जा रहा था। शमशान के पास नदी थी और नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। उसी पुल के पास जब वह पहुंचा तो उसे शौच की इच्छा हुई। उसने गाड़ी किनारे खड़ी की और नदी की ओर आगे बढ़ गया। शौच से निपटने के बाद वह वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी स्टार्ट करके जब वह आगे बढ़ने लगा तभी उसने देखा कि पुल के पास एक युवती खड़ी हुई है। उसकी वेशभूषा किसी ग्रामीण स्त्री की तरह ही थी। कमर में खुसी हुई साड़ी के साथ वह बेहद आकर्षक लग रही थी। कबीर ठिठक कर खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को ये युवती यहाँ पर क्या कर रही है। गांव में भूत प्रेत की कहानियां ऐसे भी बहुत ज्यादा प्रचलित होती हैं, इसलिए उसके मन में सबसे पहला ख्याल परतिन का ही आया। कहीं ये कोई भूत प्रेत ना हो। डर कर वो कुछ देर तक ही खड़ा रहा। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन मान्यताओं के अनुसार प्रेत का पैर उल्टा होना चाहिए। उसने देखा तो लड़की का पैर सीधा था। गांव में ये भी मान्यता है कि प्रेत के पांव जमीन पर नहीं टिकते। उसने गौर से देखा तो उसके पांव जमीन पर टिके हुए थे। इसे देखकर उसे थोड़ा ढांढस बंधा कि ये प्रेत नहीं इंसान है। फिर उसे लगा कि हो सकता है उसे किसी प्रकार की मदद की जरूरत होगी। कबीर ने पूछा, क्या हो गया? इतनी रात को तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने जवाब दिया, मैं एक अनाथ लड़की हूँ और रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हूँ। मुझे मेरे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई। नदी में पानी पीने के लिए उतरी थी। भूख की वजह से शायद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो वापस जाने का सोचा, लेकिन रात हो गई थी। क्या आप मुझे रात भर के लिए रुकने की जगह दे सकते हैं? ये सुनकर कबीर पहले तो थोड़ा झिझका, फिर उसे लगा कि मजबूर है, मदद करनी चाहिए। उसने उसे पीछे बैठ जाने के लिए कहा और उसे लेकर अपने घर की ओर चला गया। कबीर अपने घर में अकेले रहता था। उसके पिताजी उसकी मां को छोड़कर दूसरी महिला के साथ बचपन में ही चले गए थे। उसकी मां ने ही उसे पाला पोसा था। इसी साल उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वह घर में अकेला था।
इसलिए उसे युवती को घर ले जाने में थोड़ी झिझक जरूर हो रही थी, लेकिन इतनी रात को उसे इस प्रकार छोड़ देना भी ठीक नहीं लग रहा था। कबीर उसे गाड़ी पर बैठा कर अपने घर की ओर ले चला। गांव में रात जल्दी हो जाती है, लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। अब तो समय बदल गया है, लेकिन उस समय 8 से 9 बजे तक अधिकांश घरों की बत्तियां बंद हो जाती थी और आधे से ज्यादा लोग सो भी जाते थे। 10 बजे तक तो पूरा गांव सुनसान हो जाता। गांव पहुंचते पहुंचते कबीर को लगभग रात के 10:30 बज गए। उसने इधर उधर देखा। गली के कुत्तों के अलावा दूर दूर तक किसी इंसान का नामोनिशान नहीं था। उसने राहत की सांस लेते हुए अपने घर का दरवाजा खोला और उसके साथ वह युवती भी उसके घर में आ गई। उसका घर सामान्य सा था, जैसा कि आमतौर पर गांव के घर हुआ करते थे। उसका लगभग 1000 स्क्वायर फीट का आंगन भी था। घर के अंदर कुआं बना हुआ था। 2 साल पहले मां की पैर की हड्डी टूट गई थी, इसलिए उसे बाहर जाने में दिक्कत होती थी। ये देखते हुए कबीर ने अपने घर के अंदर ही एक शौचालय भी बनवा दिया था, जिसकी वजह से अब उसे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रात ज्यादा हो चुकी थी। घर में सुबह का कुछ भोजन बचा हुआ था। उसे खाने के लिए देने के बाद युवती को मां के कमरे में सोने के लिए बोलकर वह अपने कमरे में चला गया। अगले दिन कबीर सोकर उठा तो सुबह के 5 बज चुके थे। हल्की हल्की रोशनी दिखा रही थी। शहर के हिसाब से यह जल्दी उठना था, लेकिन गांव के हिसाब से ये लेट उठना माना जाता, क्योंकि गांव में सुबह लगभग 4 बजे से हो जाती है और अधिकांश लोग उठ जाते हैं। महिलाएं हल्के अंधेरे में नित्य कर्म से निपटने के लिए चली जाती हैं। किसान खेत में पानी डालने के लिए उसी समय का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर अधिकांश लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। कबीर जब बाहर निकला तो उसने देखा कि वह युवती कुएं से पानी निकाल रही है। ये देखकर वह अपना दातुन लेकर बाहर निकल गया। गांव में दातून चेहरा साफ करने की परंपरा है। आमतौर पर नीम और बबूल के दातून का प्रयोग किया जाता है। ये लगभग उंगली के आकार की डंडी होती है, जिसे चबा चबा कर सामने के हिस्से को एकदम ब्रश के जैसे सॉफ्ट कर लिया जाता है और फिर उससे दांतों को साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। वही प्रक्रिया पूरा करने के लिए पीछे की तरफ निकल गया। जब वह वापस लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो दृश्य उसके सामने था वह किसी भी युवक के लिए वैसा ही प्रभाव उत्पन्न कर देता। वह युवती कुएं के पास पूर्ण निर्वस्त्र अवस्था में बैठी हुई नहा रही थी। गांव में आमतौर पर स्त्रियां पूर्ण निर्वस्त्र होकर नहीं नहाती। वे लहंगे या पेटीकोट को स्तनों के ऊपर तक उठाकर बांध लेती है, जिससे उनके स्तन और नितंब वाला हिस्सा उसके अंदर छिप जाता है और उसके बाद वे स्नान करती है। लेकिन ये स्त्री तो पूर्ण निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी और ऐसा दृश्य कबीर के लिए आकर्षक भी था और नया भी। थोड़ी देर में उसे लगा कि वह गलत कर रहा है, तभी उस युवती की आंखें उससे टकरा गई। उसने हड़बड़ा कर आंखें फेर ली और वहां से चला गया, लेकिन उसकी मादक देहदृष्टि उसके मन में हलचल पैदा कर गई। वह जल्दी से कमरे के अंदर तो चला गया, लेकिन खिड़की की दरार में से उस दृश्य का आनंद लेता रहा। जैसे जैसे वह उसे देखता जा रहा था, उसके शरीर में उत्तेजना की लहर बढ़ती जा रही थी। तब तक उसका स्नान पूरा हो चुका था और वहां पड़े हुए तौलिए से वह अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर पोंछ रही थी। उसे अपने शरीर को छुपाने की कोई इच्छा दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपने शरीर के हर अंग को बड़े आराम से रगड़ रगड़ कर पोंछा और उसके बाद उसी कमरे की ओर बढ़ गई, जहां पर कबीर बैठा था। कबीर के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे।
उत्तेजना ने उसके मस्तिष्क पर पूरा कब्जा कर लिया था और वह कामोन्माद से भर चुका था। युवती साड़ी लपेटकर उसके कमरे में आ गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कबीर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। वह युवती ना जाने किस भावना के वशीभूत होकर आकर उससे लिपट गई। जैसे ही वह उससे लिपटी, कबीर का सारा नियंत्रण छूट गया और दोनों साथ लगे हुए बिस्तर पर आगे की क्रियाओं में मग्न हो गए। कबीर को उस आनंद की प्राप्ति हुई जिसका उसने अभी तक स्वाद नहीं चखा था। उस वर्जित फल का स्वाद चखने के बाद आज तक कोई भी संयमित नहीं रह सका है। तो कबीर किस खेत की मूली था। उस दिन वह कंप्यूटर सेंटर भी नहीं गया। पूरा दिन दोनों ने भरपूर यौवन की होली खेली। इस बीच इस युवती ने उसे खाना भी बनाकर खिलाया। आमतौर पर कबीर खुद अपने लिए खाना बनाता था। उसे इस प्रकार से भोजन मिलना अच्छा लगा। थक कर दोनों दोपहर को गहरी नींद में सो गए। कबीर का पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था। शाम के लगभग 5:30 बजे युवती ने चाय के प्याले के साथ कबीर को उठाया। कबीर ने चाय पीते पीते उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने बताया, मीना। कबीर ने उसे बाहों में लपेटते हुए पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मीना, बहुत लंबी कहानी है, सुनते सुनते रात हो जाएगी। कबीर, कोई बात नहीं, फिर भी मैं सुनना चाहूंगा। मीना, तो सुनो। उस समय मेरी उम्र लगभग 19 साल रही होगी। मैं उस समय बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। मेरे पिताजी किराना व्यापारी थे। उनकी दुकान अच्छी चला करती थी। माँ एक स्कूल में टीचर थी और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। दुकान में 2 नौकर थे। उनमें से एक था सुनील और एक था मोहन, दोनों पक्के दोस्त थे। जब घर में कोई काम पड़ता था तो पिताजी नौकरों में से किसी ना किसी को भेज दिया करते थे और वह घर का काम करके चला जाया करता। सुनील किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखता था और लगभग 25 साल की उम्र का युवक था। मोहन भी लगभग उसी के उम्र का था और सांवले रंग का थोड़ा अजीब से चेहरे का युवक था। उसके चेहरे के बाएं ओर चोट के निशान थे जो उसे थोड़ा और अजीब बना देते थे। सुनील में वह सब कुछ था जो देखकर कोई युवती उसकी ओर आकर्षित हो सकती थी। लगभग 5.5 फुट लंबा सुनील मजबूत कद काठी का युवक था और साथ ही बेहद विनम्र भाषा में बात भी करता था। धीरे धीरे मैं उसकी ओर आकर्षित होती चली गई और एक बार जब हम दोनों घर पर अकेले थे तो हमने सारी सीमाएं पार कर दी। शरीर का सुख जब मिलता है तो फिर कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिन तक इसी प्रकार छुप छुप कर कार्यक्रम चलता रहा। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। एक दिन जब हम दोनों अपने अभियान में लगे हुए थे तो अचानक माँ स्कूल से जल्दी वापस लौट आई। दरवाजा खोलने में देर हो गई और अंदर हम दोनों को देखकर उनको गड़बड़ी का पता चल गया और मेरी पहली बार भरपूर पिटाई हुई। शाम को पिताजी ने भी जमकर कुटाई की और अगले दिन से मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया। उस समय इस प्रकार की बातों का पता चल जाने से लड़की के विवाह में गंभीर दिक्कतें आ जाती थी, जिसे देखते हुए मामले को दबा दिया गया। सुनील की भी जमकर पिटाई हुई और सुनील को नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे लिए रिश्तों की तलाश शुरू हो चुकी थी और घरवाले जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते थे। आनन फानन में 1.5 महीने के अंदर मेरी शादी मुझसे लगभग 15 वर्ष बड़े एक विधुर से कर दी गई। उसका नाम था राम गोपाल गुप्ता। उसकी किराना दुकान थी और वह रायपुर में रहता था। आमतौर पर इस प्रकार के संबंधों में जो सबसे बड़ी बात होती है वह होता है शारीरिक सुख और उसी के आकर्षण में धीरे धीरे संबंध आगे बढ़ते जाते हैं। विवाह होने के बाद पति ने मुझको वह सुख दिया और मैं धीरे धीरे सुनील को भूलने लगी। सब बढ़िया चल रहा था। शादी के बाद लगभग साल भर का समय बीत चुका था और दीपावली आने वाली थी। घर की साफ सफाई जैसा कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं, उसे करने के लिए मेरी सास ने दुकान
से किसी नौकर को भेजने के लिए कहा। पति ने अगले दिन सुबह नौकर को भेज दिया। वहां से मेरी कहानी में ट्विस्ट आना प्रारंभ हो गया। जो नौकर घर पहुंचा था, वह था सुनील।